हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का 1961 वाला। इसमें हम समझेंगे स्कीम ऑफ द एक्ट एंड अंडरस्टैंड द सेक्शन वाइज। जो पहले मैंने इसको डिस्कस कर लिया था पहले फ्लो चार्ट को, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं क्या जाता है। तो इस बार हम जल्दी जल्दी इस वाले को तो जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन उन पर डीप स्टडी करते हुए चलेंगे। यानी इन्हीं के कंटेक्स्ट वाइज समझेंगे इसको कि क्या कहना चाह रहा है पर हर एक सेक्शन। ठीक है। सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की तीन बातें कहता है। कभी क्या इसका क्या नाम है शॉर्ट टाइटल में, दूसरा कहाँ कहाँ ये एक्सटेंट है, तीसरा ये कमेंसमेंट कब से हुई इसकी। ठीक। दूसरी हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 1961 से इसकी कमेंसमेंट में ध्यान रखना। डिफिनेशन ऑफ डॉरी में क्या चीज़ इंक्लूड होगी, क्या चीज़ इंक्लूड हो नहीं होगी, कब मानेंगे कि डॉरी ली गई है, कब मानेंगे नहीं ली गई है। ठीक है। किस रिलीजियस बेसिस पे लॉ बना है। ठीक है। मोस्टली जो डॉरी शब्द है उसको भी हम सही से समझेंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग लेंगे डॉरी क्या है। फिर हम बात करेंगे पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग। तो पेनल्टी का प्रावधान इसमें किया गया सेक्शन 3 में, और पेनल्टी का ही प्रावधान किया गया है सेक्शन 4 में। यहाँ पे डिमांडिंग है, वहाँ पे गिविंग एंड टेकिंग है। तो समझ गए, दोनों सेक्शन में यही फर्क है। क्योंकि जो मैंने रिकमेंडेशन आपसे समझी बताई थी आपको, उसको दोनों की ही ले लिया गया, लेकिन अलग अलग सेक्शन के रूप में इसको फॉलो किया गया है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की। ये बात करता है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ डॉरी। यानी किसी भी प्रकार का आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, अखबार में निकलवाते हैं, या फिर वर्चुअली कोई एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, या फिर कोई नोटिस देते हैं किसी को, या फिर किसी एप्लीकेशन के द्वारा कुछ भी ऐसी कोई चीज़ कहते हैं जिससे वो एडवर्टीजमेंट ट्रीट हो। यानी आप किसी को लालच देते हुए वो एडवर्टीजमेंट पोस्ट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो या पब्लिश कर रहे हो। ठीक है। तो वो सभी प्रिंटेड करना, पब्लिश करना, सेंड करना, पोस्ट करना बाय एनी मीन्स वो प्रोहिबिटेड होगा। ठीक है। बैन है उस पर। सो पेनल्टी का भी जिक्र हम करेंगे। तो एग्री पर्सन जो है वो कौन कौन से और रेमेडीज ले सकता है। सेक्शन 5 और 6 में रेमेडी है कि अगर कोई एग्रीमेंट उसने कर लिया है, एग्रीमेंट तो डॉरी से रिलेटेड, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉरी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ एंड हर हेयर्स दी जाती है, ना कि हस्बैंड के याशी हो या उसके माँ बाप या किसी रिलेटिव के साजो सामान को या उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो समझ गए, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट है सेक्शन 7, बात करता है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की, बात करता है सेक्शन 7। और ये कहता है कि कौन कोग्निजेंस लेगा। भाई आपने लॉ बना दिया, कोई एडजुडिकेटरी अथॉरिटी भी तो रखोगे उसको डील करने के लिए, जो उसको एडजुडिकेट कर सके, उस मैटर को, उस मामले को एडजुडिकेट कर सके। तो सेक्शन 7 हमारा बताता है आपका कि कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 8 की हम बात कर लें तो उसमें हमें मेनली तीन बातें समझ में आती हैं। पहली बात है ऑफेंसेस। तो ये किस तरह के ऑफेंसेस पे डील करता है। तो नेचर ऑफ कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, और नॉन कंपाउंडेबल होगा। अब सेक्शन 7 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 7 यानी ये कहता है कौन कॉग्निजेंस लेगा, जेएम फर्स्ट क्लास एंड एमएम। ठीक है। सेक्शन 8 बात करता है ऑफेंसेस, किस तरह के ऑफेंसेस होंगे। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे, एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे। यानी कॉग्निजेबल मीन्स वो ऑफेंसेस जिसपे कि न्यायालय कॉग्निजेंस ले सकता है, और जो पुलिस ऑफिसर होता है विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट भी कर सकता है अगर इन ऑफेंसेस के अंदर आपके अगेंस्ट अगर एफआईआर आ गई, सेक्शन 4, 5, 3 लॉज हो गई कोई भी एफआईआर, तो उसमें आपको पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो फिर नॉन बेलेबल, यानी इसमें बेल नहीं मिलेगी आसानी से। ठीक है। यानी नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलेगी आसानी से। और जैसे पुलिस बेल छोड़ देती है, पुलिस बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी छोड़ती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी कि आपके मैटर को बर्डन ऑफ प्रूफ के हिसाब से सुनने के बाद आपको वहां से बेल मिल जाए। यानी उस पे फर्स्ट इंस्टांस को समझ गया ना, मतलब क्या कहता था मैं, फर्स्ट इंस्टांस यानी पुलिस के द्वारा बेल नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट इस पे बेल आपको दे सकता है। ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी इन मामलों में समझौते नहीं हो सकते। बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा और हमेशा रेस्पोंडेंट के ऊपर रहेगा। सेक्शन 8 बी क्या कहता है, डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर में अपॉइंट किया जाए, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज पर दी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट। ठीक है।
फिर सेक्शन 9 एंड 10 में बात की गई है रूल मेकिंग पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पावर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो लॉज बना सकती है, रूल्स बना सकती है इन रिगार्डिंग टू द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके प्रोसीजर को बताएगी। ऐसी एक 1984 या 5 में एक रूल बनाया था मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट को लेकर, वो भी आपसे मैं पहले डील कर चुका हूँ। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो अगर मैं कहूँ कि जो शॉर्ट टाइटल है वो इसका ये है आपका डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये शॉर्ट टाइटल हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 28 ऑफ 1961, इसका फुल टाइटल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं एक्सटेंट की। तो ये एक्सटेंट होता है ऑल ऑफ इंडिया। पहले क्या इस पे लिखा हुआ था, पहले इस पे लिखा हुआ था एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 2019 के बाद, ठीक है, 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या रिकॉग्निशन एक्ट आया था जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके बाद ये लॉ कंप्लीटली एप्लीकेबल है ऑल ऑफ दी इंडिया पर। और इसकी एनफोर्समेंट डेट बता गई 1 जुलाई 1961, यानी पूरे भारत में तो 1961 की जुलाई 1 पे एप्लीकेबल हुआ था। लेकिन 2019 में अगस्त या वो अक्टूबर में आया था आई थिंक, वो जो अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, तो उसका देख लेना कब वो एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, लेकिन होल ऑफ इंडिया पे अभी एप्लीकेबल है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट हो गई। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डॉरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं इसको जैसे डिफिनीशन लिखी है वैसे ही आपको लिख कर बता देता कि हाँ जी ये होता है, इट मीन्स अ प्रॉपर्टी इन वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और पूरा वैसे ही डिफिनेशन को। लेकिन यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट्स में देने का एक छोटा सा महत्व ये है, ये इंपॉर्टेंस ये है कि आप चीज़ों को डिवाइड करके उसके फैक्टर्स में उसको समझ सकते हो। देखो, लॉ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको डिवाइड करके पढ़ो, बांट कर पढ़ो, उसके डिवीजन करके पढ़ो उसकी लैंग्वेज के, तो आप समझ पाओगे कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। अब जरा पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डॉरी। डेफिनेशन ऑफ डॉरी में कहा गया है इट मीन्स एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसमें आपको सेक्शन 30 अभी का जो आईपीसी है वो देखना है। ठीक है, ये जो बीएनएस है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आईपीसी की सेक्शन 30, इसमें देखना। उसमें ये सही से आपको पता लग जाएगा एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का आशय क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ की ही सहायता से इसको हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गिविंग एंड एग्रीड टू बी गिवन। या तो तुमने दिया है और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी बेटी की लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कराया, और लव मैरिज को जब अरेंज मैरिज में आप कन्वर्ट करा रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि रिसेप्शन हो, सब चीज़ बढ़िया हो। अब जो वधु पक्ष वाले हैं वो ये चाह रहे हैं भाई लड़की की शादी ठीक ठाक धूमधाम से हो जाए, तो हम अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े। इस चीज़ को उन्होंने लड़के वालों के पेरेंट्स ने या किसी रिलेटिव ने भाप लिया। अब वो मुंह से तो नहीं कह रहा है कि भाई देखो इतने मालदार आदमी हैं, अगर वो मुंह से कहेंगे तो बुरा लगेगा, इनको अपने शान में गुस्ताखी महसूस होगी, तो वो किस तरह की हरकतें करेंगे, किस तरह के व्यवहार उनके साथ बिहेवियर करेंगे, वो करेंगे कि जी हमने अपनी लड़की की शादी में इतना इतना दिया, इतने मेहमान आए थे, वहां से लोग आए थे, हमने उनको बुलाया था, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, ऐसे ऐसे हमने इतने तरह के कार्यक्रम करे, तो उसमें खर्चा लगता है। लड़की वालों ने क्या किया, उनके स्तर के हिसाब से फिर शादी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये वैसे तो डोरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करता है डोरी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, डोरी किस तरह से मांगी जाती है, किस तरह से उस पर जोर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहा है। डायरेक्टली यानी मुंह से कह दिया, कम्युनिकेटर है कोई, मिडल मैन है या फिर कोई जजमान है, उसने कहता है इतना दहेज लगेगा, ये तो डायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली व्यवहार के द्वारा या फिर कह कर या फिर सास स्वभाव दिखाकर या किसी से मिलवा कर। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली। या फिर लड़की को परेशान किया जा रहा है घर में, अब उसकी शादी हो गई, क्योंकि इसमें एट बिफोर और आफ्टर टाइम ऑफ मैरिज भी है ना, तो जैसे शादी होने के बाद लड़की को तंग किया जा रहा है ससुराल में, तो ये हो गया इनडायरेक्टली। क्या तो रहे नहीं रहे हैं कुछ भी अपने मुंह से, लेकिन क्या तंग कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर लालसा है दहेज की। ऐसे एक्ट्स को डॉरी की कैटेगरी में रखा गया है। ये डॉरी अच्छी वाली डॉरी की बात नहीं करता है, डॉरी बात करता है जो तुमने गलत तरीके से इल विल के रूप में, और फोर्स डोरी की जो मैंने पहले बात करी थी, फोर्स डोरी के रूप में यहाँ पे हम उसको डील कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बना के रखना। तो ये कहता है इट मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये सेक्शन रीड विद सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में देख लेना। गिवन एंड एग्रीड टू बी गिवन, गिवन एंड एग्रीड टू बी गिवन
इसमें इसका ये ले लेते हैं हम, ठीक है। गिवन एंड एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी ऑफ अ मैरिज, यानी ये मैरिज से ही रिलेटेड होता है डोरी, ठीक है। मैरिज से आउट ऑफ डोरी, मतलब आउट ऑफ मैरिज डोरी नहीं दी जाती, तो उसको हम डोरी कंसिडर नहीं किया। इसने क्या कहा, इन रिलेशन टू द मैरिज बाय द पेरेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज या बाय द पेरेंट्स ऑफ बोथ साइड्स, एनी अदर रिलेटिव इंक्लूडिंग मैरिज कम्युनिकेटर, मिडल मैन, दलाल, बिचौलिया, जजमान। तो मैंने यहाँ लिख दिया सभी को इंक्लूड इसमें कर दिया है, कोई भी लेन दे रहा है तो या तो पेरेंट्स हो गए बहुत साइड से, या फिर कोई एनी अदर पर्सन रिलेटिव हो सकता है उसमें, कोई मिडल मैन हो सकता है, कोई दलाल हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है, जजमान हो सकता है, कम्युनिकेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्रोकर जिसे हम कह देते हैं बीच बिचौलिया आदमी, वो अपना ही मार्जिन सेट करके चलता है। अब आगे चलते हैं, वो तो बात आपको पता ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आजकल हम समझदार हैं, सब चीज देखते हैं। एट बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद देयर विद, यानी या तो मैरिज के दौरान या मैरिज से पहले या आफ्टर एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन देयर विद, यानी मैरिज से संबंधित में किसी भी समय और वो लिया जाता है तो वो डोरी की डेफिनेशन में आ जाता है। तो डोरी समझ गए, डोरी को भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और कहते हैं कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, एग्रीड कर लें या तो वो दोनों, या फिर वो दे दें डायरेक्टली इनडायरेक्टली। किनके द्वारा दिया जाता है, वन पार्टी टू अनदर पार्टी ऑफ अ मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज। अब कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, बहुत पेरेंट्स हो सकते हैं शामिल, को एनी अदर पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक। अब ये कब कब लीड दी जा सकती है, मैरिज के पहले, मैरिज के बाद में, मैरिज के दौरान लीड दी जा सकती है, लेकिन बट नॉट इंक्लूड अ डॉवर। ये डॉवर शब्द है, डॉवर जो शब्द है, ये इसमें इंक्लूड नहीं करता किस चीज को, मेहर को। मेहर को क्यों नहीं करता, कि मेहर है एज अ कंसिडरेशन ऑफ अ मैरिज, क्योंकि मुस्लिम में एज अ कॉन्ट्रैक्ट मानी गई है शादी, तो मेहर को एज अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अमाउंट कहा जाता है, ठीक है। इन कनेक्शन ऑफ अ पर्सन टू होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत एक्ट अप्लाइज। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मेहर के ऊपर ही एप्लीकेबल डॉरी की डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको मैं पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की दे चुका हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट, फर्स्ट पार्ट में अपने, तो उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। यानी मैं कहना चाहता हूँ मेहर को इन्होंने एज अ कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन माना है, ठीक है। तो जबकि हमारी डॉरी क्या होती है, इन कनेक्शन विद द मैरिज, नॉट एज अ कंसिडरेशन। चलिए, आपको अब पेनल्टी का प्रावधान तो होना चाहिए ना जब लिया दिया जा रहा है। तो सेक्शन 3 बात करता है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डॉरी, ठीक है। ये बात करता है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डॉरी। ये कहता है गिव टेक एंड अबेट टू गिव एंड टेकिंग ऑफ डॉरी, या तो लिया दिया जाए या किसी को उकसाए, उकसाए कि भाई तू ले या दे। कोई भी व्यक्ति किसी को उकसाता है, अबेट करता है, इंस्टिगेट करता है कि गिव टेक और अवेट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डॉरी, तो वो व्यक्ति जो ले रहा है, वो व्यक्ति जो दे रहा है, शैल बी पनिश्ड, तो वो पनिश होगा। वही शैल बी पनिश कैसे, नॉट लेस देन 5 years इम्प्रिजनमेंट, 5 साल से कम की सजा तो मिलने नहीं वाली भाई, कम से कम तो 5 साल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा उसको मिलेगी, नॉट लेस देन 5 years, विद फाइन। फाइन कितना होगा, शेल नॉट बी लेस देन 15,000 रुपीज, और द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डोरी, साथ के साथ उसे क्या देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डोरी, यानी जो डोरी का अमाउंट था ना, उसकी भी अदायगी करनी पड़ेगी, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा हो, ठीक है। लेस देन 5 years अगर सजा करता है मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे एक क्लॉज प्रोविजो दे दिया, अगर, यहाँ देखना ध्यान देना, अगर लेस देन 5 years अगर सजा उन्होंने सुनाई इम्प्रिजनमेंट की, तो मजिस्ट्रेट को रीजन एडिक्वेट, क्यों ऐसा है, एडिक्वेट रीजन देना पड़ेगा और स्पेशली रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द जजमेंट कि उसने ऐसा क्यों किया, कि 5 साल से उसने कम क्यों सजा सुनाई, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, प्रेजेंस गिविंग और टेकिंग टू ब्राइड और ब्राइडग्रूम विदाउट डिमांड्स, लेकिन जो विदाउट डिमांड्स लिए दिए जा रहे हैं प्रेजेंस उपहार, उनकी जो लिस्ट होगी वो मेंटेन की जाएगी, लिस्ट एज पर द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। अब इसमें अंडर दिस एक्ट तो लिख दिया, लेकिन वो रूल नहीं बताए, ठीक है। तो हमने बताया ना मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट 1984 या 1985 का रूल है, उसके हिसाब से लिस्ट मेंटेन होगी।
सो क्लोज नंबर 1 शैल नॉट अप्लाई। यानी जो ऊपर हमने बात करी है गिविंग टेकिंग अबेटिंग गिविंग, ये क्लोज फर्स्ट में लिखी हुई है बात ये, ठीक है। और लेकिन अगर विदाउट डिमांड दिया जा रहा है लिया जा रहा है तो ये सेक्शन फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी कोई भी सजा नहीं सुनाई जाएगी। पेनलाइज कब क्या करोगे, जब फोर्स डोरी होगा, जब फोर्सली आप डोरी मांग रहे हो तब ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसका एक लूप होल है, वही बताऊंगा मैं आगे चल के। ये कहता है कि लिस्ट एज पर उसकी मेंटेन करेंगे, और सेक्शन 3 क्लोज 1 अप्लाई नहीं करेगी इस वाले पे प्रोविजो पे। तो प्रेजेंस ऑफ द कस्टमरी नेचर, अगर आप अपनी कस्टम के हिसाब से किसी को प्रेजेंस दे रहे हो, एंड एंड द वैल्यू नॉट एक्सेसिव, आगे एक और प्रोविजो देता है, जो तुम अपनी कस्टमरी रूढ़ी रिवाज के हिसाब से तुम जो भी प्रेजेंस दे रहे हो, और वैल्यू नॉट एक्सेसिव हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन बाय होम और ऑन हुज बिहाफ सच प्रेजेंस आर गिवन। यानी जो प्रेजेंस को देने वाला है, यानी जो प्रेजेंस को बाहरों को देने वाला है, तो अपनी कस्टमरी रीति रिवाज के हिसाब से उसको दे। और दूसरी चीज, जो भी वो प्रेजेंट दे रहा है उसकी जो मैं कह दूं सीधे शब्दों में, जो उसकी औकात है उससे ऊपर वो ना दे। अगर कोई उसके बिहाफ पे भी दे रहा है तो ये सोच कर दे कि भाई इसकी इतनी हैसियत है, ये दे सकता है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए चले। ये तो हो गए सेक्शन 3 की बात। ये था क्लोज 1 का मैटर। अब सेक्शन 3 की बात। अब ये बात करता है पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डॉरी की जगह, यहाँ भी मैंने गलती कर रखी है। तो यहाँ पे ना रुको 1 मिनट, इसको यहाँ से काट के यहाँ पे डिमांडिंग कर लेना, यानी यहाँ ये मान लेना डिमांड, ठीक है। यहाँ पे डिमांडिंग ऑफ डॉरी है, यहाँ गलती कर रखी है, पहले इंडेक्स में भी गलती थी एक बार, एक जगह से सुधार ली एक जगह से नहीं सुधारी, बताओ। अब बात करते हैं एनी पर्सन डिमांड्स अ डॉरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स रिलेटिव गार्जियन और ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। तो यहाँ पे आप ब्राइड ग्रूम के लिख दिया, ब्राइड को समझ में आ रहा था, ब्राइड ग्रूम के लिखा। ऐसा होता है, लड़के की उम्र निकल रही थी, शादी नहीं हो रही थी, तो उसने कहा बिचौलिए से भाई आप बढ़िया से एक मतलब कि लड़की देखो। वो कहता ठीक है जी देख लेंगे, इतना कमीशन लगेगा, साथ में मुझे ये भी चाहिए, मेरी फैमिली को इनवाइट करना पड़ेगा। इस तरह की डिमांड है, हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। शादी हो ही रही थी, बिचौलिए ने भांजी मार दी। उसे ये लगने लगा कि जी मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अभी मैंने रोक लिया तो कुछ में मिल भी जाएगा एक साइड में रखकर, वरना तो ये अपना खा खेल के चले जाएंगे। ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा किससे मांगी जा रही है, ब्राइड ग्रूम से, ठीक है, दुल्हे से मांगी जा रही है। तो यहाँ पे इसमें ब्राइड ग्रूम को भी शामिल किया है। तो एनी पर्सन डिमांड्स डॉरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स रिलेटिव्स गार्जियन ऑफ अ ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, या तो ब्राइड ग्रूम या ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स से, उनसे रिलेटिव से गार्जियन से, या फिर उन वधु व वर पक्ष से मांगी जा रही है। तो कोई भी पर्सन डिमांड करता है इन लोगों से, तो वो क्या होगा, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, कम से कम भाई 6 महीने की सजा होगी, बट विच में बी एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, और जिसकी सजा बढ़ाई जा सकती है 2 साल, 6 महीने से 2 साल सजा की जा सकती है, और 10,000 रुपये का उस पर पेनल्टी एज फाइन लगेगा, ठीक है जी। आगे सेम बात की, सेक्शन 4 जो है 3 से कोरिलेट करता है कहीं ना कहीं, बस इसमें क्या है डिमांडिंग कर दिया है, और उसकी थोड़ी सी सजा ऊपर नीचे है। तो वहां पे तो 5 साल की थी सजा, यहाँ देखोगे नॉट लेस देन 5 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 महीने की सजा है डिमांड करने पे, ठीक है। और 2 साल तक बढ़ा दी जा सकती है, और 10,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन अगर ये सजा 6 महीने से कम की जा रही है, रीजंस एडिकेट और स्पेशली रिकॉर्ड इन द जजमेंट, तो स्पेशली रिकॉर्ड करेगा जजमेंट के अंदर कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, उसमें मजिस्ट्रेट को उसमें लिखना पड़ेगा अपनी जजमेंट में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4A की। सेक्शन 4A बात करता है, इफ एनी पर्सन इन एनी न्यूज़पेपर, ध्यान देना न्यूज़पेपर में, पीरियडिकल पीरियडिकल में, जर्नल्स में, थ्रू एनी अदर मीडिया, फिर किसी भी मीडिया के सोर्स से, इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंटेड या जैसे भी,
एनी अदर मीडिया के तौर पे क्या करता है, ऑफर करता है, और प्रिंट और पब्लिश और सर्कुलेट थ्रू एनी एडवर्टीजमेंट। क्या क्या करता है, ऑफर करता है, प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है थ्रू एनी एडवर्टीजमेंट मीन्स। तो ये ऑफर जो होगा ना, जो ऑफर कर रहा है वो, और ये कह रहा है कि एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी बिजनेस और मनी और बोथ ऑफ और अदर इंटरेस्ट एज अ कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ, उसकी सन की मैरिज के लिए, या इसके डॉटर की मैरिज के लिए, या फिर किसी अन्य रिलेटिव की मैरिज के लिए, वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दूंगा, बिजनेस में शेयर दूंगा, मनी दूंगा, अदर और इंटरेस्टेड वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसको दूंगा अगर वो मैरिज करता है उनकी बेटी से, बेटे से, या किसी अन्य रिलेटिव से। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट सर्कुलेट करना, प्रिंट करना, पब्लिश करना न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर जर्नल्स और थ्रू एनी मीडिया में क्या है, बैन है। और इस पे क्या है, ये लिखा है, ही शैल बी पनिश 6 मंथ इम्प्रिजमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 5 years। इसे 5 साल तक की सजा इसने सुना दी, 6 महीने से 5 साल तक की सजा सुना दी एडवर्टीजमेंट करने पे, एंड विद फाइन 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये का जुर्माना भी है। सेम वही बात, अगर वो 6 महीने से कम की सजा देते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो उसमें क्या होगा, तो रीजन एडुकेट उसको लिखना पड़ेगा, स्पेशल रिकॉर्ड करना पड़ेगा जजमेंट में। क्या मुश्किल था, सिंपल था। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। देखो ये थोड़ा समझने वाला सेक्शन है। सेक्शन में ये लिखा, सिर्फ एक लाइन है कहने को तो, लेकिन इसमें सेक्शन में काफी गहराई है। इसमें ये कहा है कि जो भी एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट, रिटर्न, ऑरल, प्रिंटेड, प्रिस्क्राइब्ड, कोडेड, अनकोडेड, कैसा भी एग्रीमेंट हो, गिविंग और टेकिंग और डॉरी शैल बी वाइड। एक सीधे सीधे ने बात में कह दिया कि भाई एग्रीमेंट अगर कोई भी लेन देन का करोगे डोरी का, तो वाइड होगा। ठीक है, वो वाइड होगा। सेक्शन 6 बात करता है, जो डोरी दी जा रही है वो वधु वर पक्ष के यासी के लिए थोड़ी ना दी जा रही है कि जी गाड़ी घुमाए, बाइक घुमाए, ठीक है, गेड़ी मारे, ये इसलिए नहीं दी जाती। कोई भी अगर कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल, कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई दहेज, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी दी जा रही है, केवल और केवल बेनिफिट ऑफ द वाइफ एंड हर हायर्स के लिए दी जा रही है। ठीक है, किसी अदर पर्सन के लिए नहीं है। सीधे सीधे सेक्शन कहता है अपनी हेडिंग में, और साथ साथ कह रहा है सेक्शन 6 की क्लोज 1 कहता है, एनी पर्सन, यहाँ से पढ़ेंगे, एनी पर्सन रिसीव एनी डॉरी अदर देन अ वुमन इन कनेक्शन ऑफ हुज मैरिज ऑर्गेनाइज। अगर कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन रिसीव डॉरी, एनी डॉरी, कुछ भी वो डॉरी के रूप में अगर रिसीव करता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी मूवेबल इमूवेबल कोई भी आर्टिकल हो, ठीक है, कोई एनी डॉरी, ठीक है, हमने उसमें पढ़ा ना, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसमें सब कुछ शामिल हो गया। ठीक है, ये शेयर हो, कुछ भी अगर रिसीव करता है अदर देन अ वुमन, वुमन के अलावा, इन कनेक्शन ऑफ हुज मैरिज, और मैरिज की उसकी मैरिज हुई है, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर टू इट, किसको करेगा, वुमन को करेगा, विद इन 3 मंथ, 3 महीने के भीतर भीतर उसको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसमें दो तरह की सीक्वेंस हो गई, उसने व्यक्ति ने रिसीव तो की है, लेकिन रिसीविंग कब कब हुई है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाओ भाई, रिसीविंग कब कब हुई है उसको डॉरी की। अगर किसी व्यक्ति को बिफोर मैरिज कोई भी डॉरी रिसीव हुआ है, मैरिज से पहले, तो जैसे ही मैरिज होगी, आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, विद इन 3 मंथ्स स्टार्ट हो जाएंगे उसके, आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज 3 मंथ्स स्टार्ट हो जाएंगे बिफोर मैरिज। और अगर एट टाइम ऑफ मैरिज लिया है और आफ्टर टाइम ऑफ मैरिज लिया है, मैरिज होने के समय या मैरिज होने के बाद अगर कुछ लिया है, तो आफ्टर डेट ऑफ रिसीट ऑफ इट्स डॉरी, यानी उस डेट से, मैरिज होने के बाद उन्होंने कुछ रिसीव करा, मतलब समझ लो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, आधे महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 7 दिन बाद, कितने भी दिन बाद अगर उसने लिया है, तो जिस दिन से उसने रिसीव किया है उससे 3 महीने के भीतर भीतर उसको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, रिस्टोर बैक करेगा। समझ में आ गई, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। कुछ नहीं है इसमें, बस छोटा सा सेक्शन है ये। आगे इसमें और बताया गया है
कि डोरी जो रिसीव्ड किया गया है, अगर कोई ब्राइड है जो दुल्हन है और वो छोटी है उम्र में, कम उम्र में पहले शादी की जाती थी, अगर वो छोटी है, बच्चों वाले पे भी आऊंगा, बच्चे वाला भी कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर कोई ब्राइड है इज अ माइनर, तो विद इन 3 मंथ्स, इसमें भी 3 महीने के भीतर ही लौटाना है। बोल्ड इसलिए किया हुआ 3 मंथ्स को, कि 3 मंथ्स का ही पीरियड है लौटाने के लिए। ट्रांसफर इट टू अ वुमन व्हेन शी अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज, जब वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी, तो उसको उस एज के प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर भीतर उसको देना होगा। टिल डेट पेंडिंग ट्रांसफर एज अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमन। और जब तक वो 18 साल की उम्र पूरी नहीं करती, जब तक वो डोरी कैसा रखेगा, उसको एज अ पेंडिंग रखा जाएगा, एज अ ट्रस्ट, ट्रस्ट के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही वो अटेंड करेगी 18 ईयर्स, तो उसको ट्रस्ट में से निकालेगा, उसके बेनिफिट के लिए वो यूज हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कह रहा है। डोरी रिसीव्ड अगर होता है व्हेन अ ब्राइड इज माइनर। ठीक, आगे हम बात करते हैं सेक्शन 6 की क्लॉज 2 में पनिशमेंट दी गई है। अभी तक तो ये सीधे सीधे चल रही थी बात कि भाई तुम 3 महीने के भीतर भीतर, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, एट अ टाइम ऑफ मैरिज, उसको लौटा दोगे। कैसे कैसे लौटा दोगे आप समझ गए। लेकिन अब जो बात आ गई है, अगर वो नहीं लौटाता, वो कह रहा है जी हम तो ऐसे ही करेंगे। आई बता रहे हैं, सेक्शन 6 क्लॉज 2 में पनिशमेंट दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति फेल्स टू ट्रांसफर होता है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1 एंड 3, 3 में भी प्रावधान है और क्लॉज 1 में भी प्रावधान है लौटाने की, और वो ऐसा नहीं करता विद इन टाइम स्पेसिफाइड, इम्प्रिजनमेंट भी तो है भाई, इम्प्रिजनमेंट है। शेल नॉट बी लेस देन 6 मंथ और एक्सटेंड अप टू 2 ईयर्स, 6 महीने से 2 साल तक की सजा उसमें दी गई इम्प्रिजनमेंट। फाइन भी दिया गया है इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ। फाइन क्या है, नॉट लेस देन 5,000 रुपीज एंड एक्सटेंड अप टू 10,000 रुपीज, और विद बोथ का मतलब क्या है, यानी इम्प्रिजनमेंट भी होगी भाई साहब अगर लिख दिया, और फाइन भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट हो गई, फाइन रहने दिया, फाइन हो गया, इम्प्रिजनमेंट रहने दी। जज के ऊपर ये डिस्क्रिशन है, जिसके पास ये डिस्क्रिशन है वो दोनों ही सजा सुना सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन 6 क्लॉज 3। अब बात आ गई हु विल बी एंटाइटल, कौन एंटाइटल होगी। देखो, अगर वुमन जिंदा है तो उसको ही रिटर्न हो जाएगा, जैसे समय अवधि इसमें 3 महीने के लिए किया है। लेकिन अगर वुमन एंटाइटल थी अंदर 6 क्लॉज 1 के अंदर एंटाइटल थी, बट शी डाइज बिफोर रिसीविंग इट, उसके लेने से पहले ही वो, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, शी डाइज बिफोर रिसीविंग इट, तो अब कौन एंटाइटल होगा भाई। तो यहाँ आ गया हर हायर्स, उसके बच्चे, shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being, जिसने उस चीज का आर्टिकल अपने पास रखा हुआ है, उससे रिसीव कौन करेंगे, उसके हायर्स। प्रोविजोस में दिया गया है, ठीक है, प्रोविजो इफ सी डाइज विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, 7 साल के भीतर भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। अदरवाइज दे नॉट ड्यू टू नेचुरल कॉज, यानी नेचुरली वो नहीं मरी, जैसे किसी हो सकता है नेचुरली मौत हो गई, उस हालात में तो ये नहीं है। लेकिन अदरवाइज देन, अगर ड्यू टू नेचुरल कॉज अगर उसकी मौत हुई है, तो कहते हैं जो प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी है, शेल बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट्स इफ देर इज नो चिल्ड्रन। कंक्लूजन डालिए ना, इफ सी डाइज बट अदरवाइज देन टू नेचुरल कॉज, इफ देर इज नो चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स को ट्रांसफर होगी सच प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अगर बच्चे जिंदा है, एंड the such property shall be transferred to her children and pending such trust transfer, कि आपने पढ़ा होगा माइनर को कुछ भी चीज ट्रांसफर नहीं की जा सकती डायरेक्टली, कोई ट्रस्ट बना के या फिर कोई अथॉरिटी एस्टेब्लिश करके ही उनको, जब वो अटेन ऑफ मेजोरिटी करेंगे, अटेन मेजोरिटी अटेन कर लेंगे, तो उनको ट्रांसफर होगी। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्रांसफर, वो वॉइड डिक्लेयर किया गया है, उसकी कोई वैधता नहीं है, वो खुद भी नहीं संभाल सकते ना, उनकी कैपेसिटी नहीं है, कि बच्चे हैं। तो ट्रांसफर बी हेल्ड इन अ ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन। समझ में आ गई, साफ साफ बात। सेक्शन 6 क्लॉज 1 कहता है कि भाई आपको कब कब डोरी देनी है। 3 मंथ्स कब से स्टार्ट होंगे, आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट। ठीक, फिर बात करता है कि अगर ब्राइड माइनर थी, तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाती, यानी 18 ईयर्स एज
ऑब्टेन नहीं कर लेती जब तक वो ट्रांसफर रहेगा, रुका रहेगा, एज पेंडिंग रहेगा एज अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट वुमन। आगे कहता है कि कोई ट्रांसफर नहीं करता उस पर पनिशमेंट कितनी है, 6 महीने से 2 साल। फाइन कितना है, 5,000 से 10,000, और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 6 क्लोज 3 कहता है हु विल बी एंटाइटल्ड इफ शी डाइज बिफोर रिसीविंग इट। तो कहता है उसके लीगल हायर्स, सॉरी उसके हायर्स हो सकते हैं एंटाइटल टू क्लेम फ्रॉम द सच पर्सन, अगर वो डाइज हो जाती विद इन 7 years ऑफ मैरिज, अदरवाइज देन टू द नेचुरल कॉज। ठीक है, इफ शी डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू आर नेचुरल कॉज, और नेचुरल कॉज के अलावा अगर उसकी मृत्यु होती है, सच प्रॉपर्टी शेल बी ट्रांसफर। नेचुरल कॉज पर अगर या तो डेथ हुई है उसकी, तो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, तो आपको बेसिकली पता ही है, हस्बैंड रख लेगा अपने यूज में, उसको कर लेगा। लेकिन अगर कह रही है अदरवाइज देन ऑफ ड्यू टू नेचुरल कॉज, अगर नेचुरल कॉज के अलावा उसकी मृत्यु हुई है, सच प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर टू हिज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। कैसे कैसे वो मैंने आपको बता दिया। कोई मुश्किल था, बहुत आसान सेक्शन 6। देखिए बात करता है, किसकी बात करता है, डॉरी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ एंड हायर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 क्लोज 3A, वेयर अब इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था ये बता देता हूँ भाई साहब, अभी बता रहे हैं। 17, सीधे चलते 17 में, इंसिडेंट में 1984 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1984 में जोड़ा गया था। अब इसकी बात कर लेते हैं, सेक्शन 6 क्लोज 3A कहती है वेयर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 6(2) में पनिशमेंट दी गई है ना, तो अगर उसमें वो कन्विक्टेड हुआ है और उसके बाद भी अगर वो फेल्यूर टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ क्लोज 6(1) एंड 6(3) बिफोर कन्विक्शन, कन्विक्शन से पहले, अंडर सेक्शन 6 क्लोज 2, जो कन्विक्शन दी गई है अंडर क्लोज 2 में जो कन्विक्शन दी है उससे पहले, अगर वो ट्रांसफर नहीं करता सच प्रॉपर्टी टू अ वुमन और हर हायर पेरेंट्स और चिल्ड्रन, एज द केस में भी, अगर सुबह अपॉर्चुनिटी थी 6 क्लोज 2 के अंदर कि वो उसको रिटर्न करे, विद इन टाइम रिटर्न करे, और उसने नहीं किया, फेलियर टू द कंडीशन टू दी अंडर सेक्शन 6 क्लोज 1 एंड 3, तो मान लो कि कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें उसके खिलाफ सजा हो गई, 6 क्लोज 2 में सजा हो गई, इस पर अपॉर्चुनिटी थी कि सजा मिल उसको भुगतने से पहले पहले उसको ट्रांसफर करना है। अगर उन्होंने तब भी ट्रांसफर नहीं की तो क्या होगा, दैट कोर्ट दैट कोर्ट इन एडिशन टू द अवॉर्डिंग अ पनिशमेंट वगैरह दे दो सजा जी, मैंने डरा किसी से, क्या करेगी, दैट कोर्ट इन एडिशन टू द अवॉर्डिंग अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 6 क्लोज 2, 6 क्लोज 2 के अंदर जो पनिशमेंट दे रही वो तो देगी ही, साथ ही साथ क्या देगी, एक प्यारा सा ऑर्डर बना के देगी लिखित रूप में, टू सच पर्सन, उस व्यक्ति को, एंड इफ सच पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाई इन दैट ऑर्डर, और उसकी भी वो कंप्लाई नहीं करता जो रिटर्न में ऑर्डर दे रही है, अब आ जाओ भाई कोर्ट के असली रूप पर। इसे कहते हैं अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में बी रिक्वायर फ्रॉम हिम एज इफ वर अ फाइन imposed by such a court, कौन गया, imposed by such a court and paid to such woman or her heirs, parents, children, as the case may be। एक सेक्शन 6 क्लोज 4 क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the provision of section 3 and 4। बहुत ही मजे की चीज है। सेक्शन 6 क्लोज 4 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the provision of section 3 and 4। सेक्शन 3 और 4 में भी तो पनिशमेंट दी गई है, पेनल्टी दी गई है भाई साहब। इस सेक्शन में लिखी हुई कोई भी बात अफेक्ट नहीं करेगी इन प्रोविजन को, सेक्शन 3 and 4 के प्रोविजंस को। इट मीन्स प्रोविजन दिए गए सेक्शन 6 के अंदर और जो प्रोविजन दिए गए सेक्शन 3 and 4 के अंदर बहुत कंकरेंट चलेंगे। ठीक है, बहुत कंकरेंट चलेंगे, यानी दोनों ही साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे, यानी उसकी पनिशमेंट तो अलग मिलेगी गिविंग टेकिंग की या डिमांडिंग की, और रिटर्न ना करने की, रिस्टोर बैक ना करने की पनिशमेंट अलग से मिलेगी। इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, हाईलाइटर ले लेते हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 and 4। इट मीन्स प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 and section 3 and 4 both the section deal simultaneously and concurrently in procedure और punishment, यानी सेक्शन 3 and 4 की पनिशमेंट अलग काउंट होगी
और सेक्शन 6 की पनिशमेंट अलग काउंट होगी। स्पेशली सेक्शन 4 में बता दिया। सब सेक्शन 4 में सब सेक्शन 3 ये क्या कहेगा, समझ में आई? नहीं आई? दोबारा बताता हूँ। ये कहता है कि भाई जो सेक्शन 6 क्लोज 2 में पनिशमेंट मिलनी है, अगर उसकी जो डायरेक्शन 6 क्लोज 1 एंड 6 क्लोज 3 में दी गई है और कोई अदर से ऑर्डर ने राइटिंग में दे दिया जज ने कि भाई तुझे इसके कंडीशन को फुलफिल करना है, और तो उनकी भी अगर अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो कहता है जी हम तो करेंगे ऐसे ही। अब जज क्या करेगा? एडिशनल वार्डिंग पनिशमेंट के साथ साथ और भी पनिशमेंट में ऐड कर देगा और अमाउंट रिकवर करेगा। एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में बी रिकवर फ्रॉम हिम एज इफ इट वर अ फाइन इम्पोज by such a court and paid to such a woman और her heirs and parents and children। यानी कह रहा है कि एक अमाउंट जो डोरी से वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, जिस वैल्यू के इक्वल होगा, वो अमाउंट रिकवर करेगी कोर्ट, और उस अमाउंट को किसको देगी? उस अमाउंट को देगी उस महिला को, उसके बच्चों को, उसके पेरेंट्स को, उसके आयर्स को, एज द केस में भी। सिंपल सा एडिशनल पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन 6A। ठीक है, वैसे तो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं काट छाट के इसको कर दूंगा ठीक। सेक्शन 6(4) भी पता लगे ना, 6 क्लोज 4। अब बात कर लेते हैं भाई सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 बात करता है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की। ये कहता है कि कौन लेगा भाई कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस? सेक्शन 7 में बहुत बात करता है MM एंड JM फर्स्ट क्लास। JMFC लिखा है ना, तो फर्स्ट क्लास शेल ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। सीधा समझ लो कौन लेगा, किसके यहाँ एप्लीकेशन लगाओगे, समझ में आ गई? नो कोर्ट शेल टेक कोग्निजेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट, कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंदर कोग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि, लिखा एक्सेप्ट अपॉन इट्स ओन नॉलेज, जब तक कि उसकी नॉलेज में ना आ जाए। कैसे आएगा नॉलेज में? कंप्लेंट उसके पास की गई है तो नॉलेज में आएगा, इट्स ओन नॉलेज, और पुलिस रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट सच ऑफेंस। ठीक। आगे कहता है अ कंप्लेंट बाय अ पर्सन एग्रीव्ड पेरेंट्स, रिलेटिव ऑफ सच पेरेंट पर्सन, और बाय अ रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस। और ये रिकॉग्नाइज किसके द्वारा हो? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ऐसे एनजीओ या इंस्टीट्यूशन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वुमेन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, उनकी कंप्लेंट पर कोग्निजेंस लिया जाएगा। It shall be lawful for MM and JM first class to pass a sentence authorized by this act on any person convicted of an offence under this act। यही बता दिया कि ये जो सजा सुनाएंगे वो लॉफुल सजा होगी, ऑथराइज बाय दिस एक्ट होंगे अगर वो इस एक्ट के अंदर सजा सुनाते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये कहता है कि सेक्शन 467 ऑफ चैप्टर 36 किसका बात कर रहा है? CRPC बात कर रहा है, जो कि सेक्शन 467 एंड 473 क्या बात करते हैं, अभी दिखा देता हूँ मैं क्या बात करते हैं वो। ये कहते हैं लिमिटेशन फॉर टेकिंग अ कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन केसेस, लिमिटेशन फॉर टेकिंग अ कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन केसेस ऑफ CRPC shall not apply any offense punishable under this act। यानी उसमें जो ये लिमिटेशन जो दी गई है क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, वो इस एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट और जो भी ऑफेंसेस दिए गए उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती है। सेक्शन 467 एंड 473 तक के सेक्शन इस एक्ट के अंदर अप्लीकेबल नहीं होते, ये साफ साफ ये लिख रहा है। ठीक है, और ये कहता है सेविंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन एग्रीव्ड। अगर उसने कोई भी ऐसी कंप्लेंट लगा दी है MM साहब के यहाँ, JM फर्स्ट क्लास के साहब के यहाँ, उस पर ऐसी कंप्लेंट लगाने के लिए जो मुकदमा प्रोसिक्यूशन में लाया है, जैसे प्रोसिक्यूट्रिक्स लड़की की तरफ से अगर पक्ष आता है तो उसे प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं, है ना? अगर प्रोसिक्यूशन सेविंग फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन एग्रीव्ड, तो उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आगे चलते हैं सेक्शन 8, तो सेक्शन 8B तक हम पढ़ते हैं। सेक्शन 8 बताता है कोग्निजेबल है ये ऑफेंस, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। CRPC shall apply to the offenses under this act। यार ये क्या बात हो गई? अभी तो ये कह रहा है कि CRPC एप्लीकेबल नहीं होगी, पर यहाँ ये कह रहा है कि CRPC एप्लीकेबल होगी। समझो, सही से समझो।
ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 467 473 के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं ना, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफ केसेस, यही प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगी, बाकी सीआरपीसी अप्लाई होगी। समझे? कहीं ये सोचने लगो सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी, पूरी सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस पोर्शन को हटा के एप्लीकेबल है, जो कि सेक्शन 30 जो कि चैप्टर 36 के अंदर दिए गए हैं, उन प्रोविजंस को हटाकर सीआरपीसी एप्लीकेबल है। तो सीआरपीसी शैल अप्लाई टू द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इफ दे वर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट। यानी जहां कहीं भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी केस की, या फिर किसी को अरेस्ट करना है, या ट्रायल वगैरह चलाना है, तो सीआरपीसी कैसा है, एप्लीकेबल होगी, जैसे कि वो क्रिमिनल मैटर पे एप्लीकेबल करती है। क्रिमिनल मैटर बहरहाल सीआरपीसी अप्लाई होगी इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट के मामले में। और एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इतना समझ लो, और कुछ समझने की बात जरूरत नहीं है, बस इसमें इतना ही बताया गया है, इतना ही समझने की चीज है। नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल। आगे बात करते हैं हम सेक्शन 8A आप के साथ जब 8B पढ़ोगे तो काफी लेंथी ये दिया हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा ये एक सेक्शन दिया हुआ है जिसको मैंने बहुत ही समराइज करके लिखा है। आप अगर सेक्शन का जीत समझ गए ना, सेक्शन समझ गए, उसकी जो लीगल लैंग्वेज है जरूरी नहीं है आप हूबहू वैसे ही याद करो, लेकिन उसको याद करो ऐसे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए, तो आप कभी उसे भूलने वाले नहीं हो। हाँ, तो उससे पहले हम देख लेते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर। 8A बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 3 and 4, सॉरी मैं उल्टा बोलता हूँ काफी बार। प्रोसिक्यूटेड किया था किसी व्यक्ति को 3 और 4 के अंदर, शेल दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अगर वो कह रहा है कि मैंने इस कोई ऑफेंस नहीं किया इस एक्ट के अंदर, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होगा, ठीक है। तो मैं ले आया हूँ, मैंने उसको ठीक भी कर दिया, that he had not committed an offense under this act who asserted that he is innocent। सेक्शन 8B डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी डीपीओज एज इट थिंक फिट। जितने चाहेंगे उतने डीपीओ डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्पेसिफाई द एरिया अंडर विच दे परफॉर्म देयर फंक्शन अंडर दिस एक्ट। उस एरिया को भी स्पेसिफाई करेंगे जहां वो अपना एक्ट परफॉर्म करेंगे, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सिंपल ये समझो, ज्यादा कुछ नहीं है कि कौन अपॉइंटमेंट करेगा, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, इतना नहीं पूछा जाता, बस कौन अपॉइंटमेंट करता है इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है फंक्शन क्या होंगे, तो सी द प्रोविजंस आर डूली कंप्लाइड विद। ये देखेगा कि जो सेक्शन इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं, क्या वो डूली एप्लीकेबल हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या मामला बनता है या नहीं बनता है, ये सही से एप्लीकेशन उसने दी है या नहीं दी है। यानी इस एक्ट के अंदर दिए हुए प्रोविजन को, एप्लीकेशन को देखना है कि वो कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरी चीज, तो प्रिवेंट दी टेकिंग एंड अबेटिंग द टेकिंग और डिमांडिंग ऑफ डॉरी। वो रोकेंगे किनको, लेने को या उकसाने के लिए, जो भी उकसाते हैं ना कि भाई ले 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 क्या जा रहा है, या फिर डिमांड को भी रोकेंगे जो डॉरी की डिमांड करते हैं। तीसरी चीज, तो कलेक्ट द एविडेंस टू प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर। चुपचाप शादी में आके बैठ गए ऐसे बाराती, जैसे घराती, उन्होंने देखा जी क्या चल रहा है, उन्होंने सबसे पहले तो नुमाइश लगाई जाती है ना दहेज की, पहले तो उसकी फोटो क्लिप निकाली, फिर निकाली लड़के की, फिर निकाली गाड़ी की, फिर उसके साजो सामान की, फिर उसके खाने रहन सहन की, और लड़की के हाव भाव की, उसके माँ बाप की चिंता की। इस तरह के वो एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, फिर लड़की से पूछताछ करेंगे, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तो कहती है ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो फिर ये जो कलेक्शन की है ना एविडेंस, इसकी कोई मैगजीन बनाने वाले नहीं है, बढ़िया सबूत तैयार होंगे। और ये कब होता है, जब कहीं ना कहीं से क्लू मिलता है, या फिर कोई एप्लीकेशन, कोई फोन को कॉल आती है डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास। तीसरा काम क्या करेंगे, चौथा काम क्या करेंगे, एनी एडिशनल फंक्शन भी कर सकते हैं अगर, मान गया, एनी एडिशनल फंक्शन भी कर सकते हैं, फंक्शन भी कर सकते हैं एज मे बी असाइन टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ये
जो एडिशन फंक्शन करेंगे वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे उनको, या तो असाइन कर दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यदि तुम्हें आज से ये काम करना है, या फिर किसी रूल में लिखकर उन्हें बता दिया गया आपको इस तरह से काम करने हैं। ये एज एडवाइजरी बोर्ड होती है। इसके अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट होती है, जिसमें से 5 मेंबर्स होते हैं, वेलफेयर मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स कह लो या मेंबर्स कह लो, 5 वेलफेयर वर्कर्स एट लीस्ट टू शेल बी अ वुमन, जिसमें आते हैं वही सेक्शन 9 और 10 पे। सिंपली हम इनको रीड करेंगे, कुछ ज़्यादा इसमें महत्व की चीज़ है नहीं, खाली ये लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में लिखी हुई बातों को कैरी करने के लिए, इसको एप्लीकेबल कराने के लिए वो लॉज रूल्स बना सकती हैं। स्पेशली सेक्शन 3 क्लॉज 2 में जो बताई गई है ना, एक क्लॉज 2 है जिसमें क्या है कि फॉर मेंटेनेंस मेंटेनिंग द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स। अब लिख तो दिया है फॉर मेंटेनिंग द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स, लेकिन किस तरह मेंटेन की गई वो उसमें सेक्शन में नहीं लिखा, सेक्शन 3 क्लॉज 2 में। तो ये जो पावर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने एक रूल बनाया, 1985 वाला रूल बनाया ये, ठीक है। 1984 में आया था, 1985 में इसको बना दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 10 क्या कहता है, कहता है स्टेट गवर्नमेंट का पावर को बताता है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। स्पेशली सेक्शन 8 बी के अंदर इसको पावर दी गई है। तो वो किस तरह का रूल बनाएगी, अपॉइंटमेंट एंड एडिशनल फंक्शन ऑफ डीपीओज। अभी हमने जस्ट पढ़ा है 8 बी में डीपीओज के बारे में, जिसमें कि सबसे नीचे वाली क्लोज के अंदर हमने यही बात करी है कि एनी एडिशनल फंक्शंस एज में बी स्पेसिफाइड, ये लिखा हुआ है ना, कहाँ है ये देखो, लिखा ना एनी एडिशनल फंक्शन एज में बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पावर किसको दी जा रही है, असाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई ना, तो इसके अंदर रूल बनाया, बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। और सेक्शन 3 क्लॉज 2 में मेंटेनिंग लिस्ट की पावर लॉ बना सकती है ना, तो उसमें सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को पावर मिल गई। यही एक्ट कहता है और कुछ नहीं कहता। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है समझने के लिए। अब अगर आप समझ गए हो और अच्छी लगी ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, लेक्चर कह लो या कुछ भी कह लो, अगर बढ़िया लगी है भाई लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है इसमें। 1 घंटा इसका शूट रिकॉर्ड होता है, फिर उसके बाद उसको एडिट किया जाता है, इसमें बहुत मेहनत और बहुत डीपली नॉलेज को शेयर किया जाता है। करो ना, लाइक करने में क्या जा रहा है, शेयर करो इसको, उनको भी शेयर करो जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उससे पहले उस पर इंटरेस्ट भी तो जगाएं। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए एक सपोर्ट जरूरी है, तो सपोर्ट आप करेंगे या नहीं करेंगे? चलो जी, तो सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई देखो, लेंथी होना किसी वीडियो की क्वालिटी को खराब नहीं करता। लेंथी होने का मतलब ये है कि उसमें काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। बनाने को तो मैं इसको 15 मिनट में इसको पूरी वीडियो को ऊपर ऊपर से बता दूंगी, ये सेक्शन ये कहता है, ये सेक्शन ये कहता है, लेकिन अंदर की बात कौन बताएगा भाई? ऐसा कोई भी एक सेक्शन है जो आपको समझ में ना आया हो? अगर ना आया हो, आप कमेंट करें, उसको पूछें। 1 बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, तब भी नहीं समझ आता तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी में उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, लाइव चैट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन विद अ रीजनेबल टाइम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बंद कहाँ से हुआ भाई ये?